हेलो बच्चों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है। ठीक है, हमारी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, गारंटीड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे सीबीएसई 2026 के लिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा उस चैप्टर की बात कर लेते हैं। वो चैप्टर हमारा रहेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसका वेटेज ऑलमोस्ट 10 मार्क्स या 10 मार्क्स से ज्यादा होता है, इससे कम नहीं आता है। हम कुछ उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो रिपीटेडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनकी 100% गारंटी होती है एग्जाम में आपके आने ही आने की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी हैं। ठीक है, और गारंटीड क्वेश्चन 2026 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए, और इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आज केवल हम 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो डेरिवेशन हमारे पास पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं पीवाई क्यों है। ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हैं सारे के सारे लॉन्ग या शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं, 5 नंबर या 3 नंबर, इससे नीचे ये चैप्टर बात ही नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, सीबीएसई 23-24-25 से लिए गए क्वेश्चन है। पीवाई के क्वेश्चन पेपर में आप लोग इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछना चाहता है? ये पूछना चाहता है स्टेट Biot-Savart law for the magnetic field due to a current carrying element. Use this law to obtain an expression for the magnetic field at the center of a circular loop of radius a and carrying a current I. दो क्वेश्चन आ गए। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट लूप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये पूरे के पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। और कैसे आपको दिया गया है? सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ पूछा गया है, फिर उसके बाद आपको डेरिवेशन पूछा गया है, फिर उसके बाद आपका थर्ड पार्ट ये है। ठीक है, तो 3 पार्टों में हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ठीक है, चलिए हिंदी में बात करें। किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट नियम लिखिए। इस नियम का उपयोग करके त्रिज्या a के किसी वृत्ताकार पाश जिसमें धारा I प्रभावित हो रही है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारा पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ। क्या बोला था बायो-सेवर्ट साहब? ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा पहले एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ। बायो-सेवर्ट लॉ ने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग वायर के बारे में। उन्हें क्या बताया था? उन्हें कहा था कि कोई फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के करंट एलिमेंट बोले तो आईडीएल के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का उससे दूर किसी पॉइंट पी पे या किसी भी पॉइंट पे सिचुएटेड मैग्नेटिक फील्ड का उन्हें क्या दिया था? मैग्नीट्यूड दिया था। समझ गए क्या बोला था उनने? सारा का सारा ये जो पार्ट आपको दिखेगा सारा का सारा थियोटिकल प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। ठीक है, ऐसा इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको थियोटिकली प्रूव करना है, ये नहीं, ये सारा का सारा साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट, केवल और केवल 4 पॉइंट है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, केवल आपको पढ़ना है। तो इसके लिए एग्जाम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना तो उस पर आपको टूट पढ़ना है। और क्या लिखना है? माना किसी करंट कैरिंग फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई, ठीक है, कि डीएल एलिमेंट, एक बात को ध्यान में रखना, जो बायो-सेवर्ट लॉ है केवल और केवल वो किसी इनफाइटेसिमल स्मॉल डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है। वो किसी फाइनाइट वायर यानी पूरे वायर की वजह से, ठीक है, या पूरे के पूरे आर लेंथ या एल लेंथ या 2 मीटर की वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है। वो केवल और केवल डीएल लेंथ की वजह से बताता है। फिर हम उसका यूज करके इंटीग्रेशन से, मैथमेटिकल एप्लीकेशन से पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड की बात करते हैं किसी पॉइंट पे। तो डीएल एलिमेंट के कारण आर दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु पी है पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा डीबी बन रहा है। तो बायो-सेवर्ट ने उस डीबी, उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोला? उसने बोला किसी वायर के किसी डीएल एलिमेंट की वजह से, किसी करंट कैरिंग फाइनाइट वायर के डीएल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो उनने कहा था कि कंडक्टर में प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट आई, यानी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, अब यहां से अगर आपको याद करना है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या कि भैया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? भैया करंट बढ़ाओगे तो बढ़ना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि करंट बढ़ाओ कम हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सीधे सीधे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? सीधे सीधे करंट के प्रोपोर्शनल है।
या आप उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है तो हम केवल और केवल कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और किसके प्रोपोर्शनल है, वो उस स्मॉल एलिमेंट के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट में जो करंट आ रहा है वो स्मॉल होगा, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसकी उस करंट एलिमेंट और आर पे, उस करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का उस पॉइंट के से किस एंगल पे, उसके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा फिर से बताऊं मैं इस बात को कि आपने आइडियल एलिमेंट लिया उससे p दूरी पर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और आइडियल के बीच का आपको एंगल लेना होता है। आर क्या है, डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर है, या दूरी मत बोलो, उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है। तो उसके और आइडियल के बीच में क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप बोलोगे सर एंगल से क्या ही फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। डीएल एलिमेंट ये रहा, एंगल नीचे रहा, या डीएल एलिमेंट ये रहा, उसके बिल्कुल ही नीचे अगर आकर पॉइंट आ गया डीबी, तो क्या होगा, समझ रहे हो। अगर साइन थीटा बिल्कुल ही जीरो पे आ गया, थीटा बिल्कुल जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ना। तो ये चेक किया गया कि किस पॉइंट पे आ रहा है, तो उसको थीटा देखा गया। तो किसके प्रोपोर्शनल है, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और किसके, साइन थीटा। और तो ये कितना निकल गया अपने पास, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, डीएल वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, सॉरी फॉर दैट, और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। सबको कंबाइन किया गया, किसको, सबको कंबाइन किया गया, ठीक है। तो आइडियल साइन थीटा बना। और किसके प्रोपोर्शनल था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी 1/r²। आर स्क्वायर मतलब इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। अगर किसी में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन आता है आर स्क्वायर या स्क्वायर के टर्म में, तो वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस, यानी अनंत उनकी रेंज होती है। छोड़िए अभी उस चीज को, ठीक है। तो इन चारों तथ्यों को मिलाओगे तो अपने पास बनेगा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करता है। ये अपने पास क्या बोलते हैं उससे, अभी अपने पास ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर मैं इसका वो हटाता हूँ, प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ, तो एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट। म्यू नॉट ही कांस्टेंट है, 4 पाई किसी कारणों से लगाते हैं, अभी हम बात कर लेंगे इनटू ऊपर वाला फॉर्म जो भी है आपके पास, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए सर 4 पाई क्यों लगाते हैं आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, 10⁻⁻7 वैल्यू को लाने के लिए, ओके। यही था, बिल्कुल यही था। करंट एलिमेंट, उनके बीच का एंगल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट, लेटर से करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से एक पॉइंट पी है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, अंदर की ओर है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे अंदर की ओर है, सरफेस की ओर, ठीक है। आइडियल और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे से मत ले लेना, ऊपर से ही लेते हैं, इसकी डायरेक्शन भी डिपेंड करती है, ठीक है, ओके। और करंट क्या, डीएल एलिमेंट की वजह से ही प्रूवन है, ओके। तो पहला पार्ट हुआ, अभी क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ, ठीक। चलिए तो दूसरे पार्ट की बात करते हैं। उसने बोला यूज दिस लॉ, इसी नियम का इस्तेमाल करना है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। लेकिन हमारे पास तो इसके लिए कोई डेरिवेशन ही नहीं होता है। तो इसके लिए जो अपने पास डेरिवेशन होता है सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप के लिए, हम पहले एक्सिस पे निकालते हैं, आगे बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका जो इसकी डिस्टेंस है डी उसको जीरो कर देते हैं। कैसे सर, देखिए दूसरा पार्ट। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, उसके एक्सिस पे बात करते हैं। उसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन बायो सेवर्ट का इस्तेमाल करना है तो हमको पता है एक लिमिटेशन है, केवल और केवल करंट एलिमेंट डीएल की ही बात कर सकते हैं, यानी आई डीएल, यानी केवल और केवल करंट एलिमेंट की वजह से बात करते हैं। तो हम देखते हैं उस करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से क्या दूरी है। तो ये आइडियल है, ठीक है बेटा, ये है आइडियल। तो करंट लेटर से ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को अगर मैं ऐसे दूसरी डायरेक्शन में बनाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे से करंट फ्लो कर रहा है, ये है आइडियल की डायरेक्शन। क्या है बेटा, आइडियल की डायरेक्शन। अब मैंने उस गोले को ऐसे, मतलब मान के चलो किसी चूड़ी, किसी बैंगल को जमीन पे रखा हुआ है, उसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, और इस सेंटर से बेटा डी डिस्टेंस पे यानी एक्सिस पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस हमने मान ली है डी, इसका रेडियस हम मानते हैं कितना, ए। क्या मानते हैं, इसका डिस्टेंस, रेडियस मानते हैं ए। और इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी की हम डिस्टेंस मान लेते हैं आर।
बहुत सारी क्वांटिटी आ गई, सिंपल मैंने इसलिए उल्टा करके भी बनाया था आपके लिए। ठीक, अब आईडीएल की वजह से जो करंट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो बायो सेवर्ट ने कहा था जो आईडीएल साइन थीटा है वो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी वो डिपेंड करता है आईडीएल साइन थीटा बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर पे। ठीक है, इन चारों चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा और आर की। तो इसमें एक मेजर चीज आती है कि जो क्या है, उसने बोला आइडियल साइन थीटा और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आया सर, मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से मार्क करके चलिए। आइडियल साथ में लेते हैं हम, करंट एलिमेंट लेट अस से आइडियल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये इस पॉइंट पे यानी आर डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस पे हमें, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। क्या इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड वो करना है। तो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से आईडीएल और आर का एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। मेरी बात को समझो, जो कागज का एक पन्ना होता है और एक प्लेन है, तो कागज का एक साइड लंबाई वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, आईडीएल, और नीचे वाला साइड आपने मान दिया जैसे फोन है ये प्लेन है। तो अगर ये करंट आईडीएल फ्लो कर रहा है और इसमें ये आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है आईडीएल आर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनके साइन थीटा यानी इनके क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यानी परपेंडिकुलर होगा। यानी जो करंट आता है आई के भी परपेंडिकुलर, डीएल के भी परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों का जो प्लेन होगा, प्लेन कंटेनिंग आईडीएल के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको नोट पॉइंट लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट पॉइंट बना के, ठीक है, डीबी इज, बायो सेवर्ट के लॉ में ही बताया था इसको, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आइडियल, प्लेन कंटेनिंग आइडियल। ठीक है, आइडियल, ओके, आइडियल एन आर। ठीक है, एक्स वाई तो बन ही जाएगा कैसे भी करके, कहीं को भी हो आर, इधर को हो इधर को हो, उसके परपेंडिकुलर, तो इनके परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे देखिए, तभी मैंने ये बताया, ये आइडियल, इसके परपेंडिकुलर क्या है, अपने पास आर है, तो आइडियल का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, यानी इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस पूरी लाइन के अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, नहीं, नहीं दिख सकता। और ऐसे बना दूं तो ये लगभग लगभग परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिख रहा है। तो डायरेक्शन डीबी की होगी ऐसे। भैया ये आइडियल साइन थीटा और डीबी क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो 90 डिग्री पे आ गया, फिर काम तो खत्म हो गया। आइडियल और आर क्या है अपने पास, ये तो 90 डिग्री पे है ही, तो इसका मतलब एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। कैसे पड़ती है एंगल की जरूरत, साइन थीटा की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल पड़ती है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे एंगल को, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए। अब यहाँ पे ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा, किसकी वजह से, यहाँ पे एक आइडियल की वजह से, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट था आइडियल, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से आइडियल की डायरेक्शन बाहर की हो रही है। यहाँ पे देखोगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, लेटेस्ट से आइडियल यहाँ पे भी है, तो ठीक है, इसकी वजह से अगर देखोगे तो डीबी एक ऐसे आ जाएगा इसके 90 डिग्री पे, तो एक डीबी यहाँ पे भी आएगा। तो अब उस पॉइंट को दो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो नेट कहां जाएगा फिर, नेट में दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात को समझो, एक मेरा ऑब्जेक्ट है, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो कहां को जाना चाहिए इसको, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरे उस पे करंट सेम ही है, पूरे के पूरे वायर पे करंट सेम ही है, और पूरा करंट का एक एंड अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को फेंक रहा है और एक एंड अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को फेंक रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेटर से ये है थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन है अपने पास, ये वाली लाइन, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के, हाँ, ये जो डी है, डी के परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है अपने पास परपेंडिकुलर टू डी है, तो ये पूरा का पूरा, ये देखिए, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक, समझ गए। अगर ये थीटा है, ये पूरा का पूरा थीटा है, तो केवल और केवल मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा।
अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, अब ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला, ये पूरा का पूरा 90 है, पूरा का पूरा 90, इसमें से आधा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अगर इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 90 बने, तो भाई कुछ मत करो, थीटा ऐड करो। समझ गए, समझ गए? तो सेम इधर भी हो जाएगा, सेम इधर भी हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, हाँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये क्या अपने पास डीबी वेक्टर है, तो डीबी का थीटा के साथ एक कंपोनेंट बनता है जिसको कहते हैं डीबी कॉस थीटा। थीटा के साथ कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा, इसके साथ डीबी कॉस थीटा बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है ना? और थीटा के अलावा कंपोनेंट बनता है, तो इसकी वजह से, इस एंड की वजह से भी बनेगा यहाँ पे डीबी साइन थीटा, दोनों की वजह से बनेगा। मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों वायर में सेम करंट है, और दूसरा भी बनेगा डीबी साइन थीटा। यानी डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का अगर अपोजिट डायरेक्शन में किसी को खींचते हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, कैंसिल आउट कर देते हैं। यू ऑल नो दैट। केवल और केवल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसकी वजह से आएगा, डीबी साइन थीटा की वजह से। अब देखो, हर एक पॉइंट का एक अपोजिट एंड होता है, इस पॉइंट की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे एक डीबी कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा, इस पॉइंट की वजह से भी डीबी साइन थीटा बनेगा, इनका भी कॉस थीटा कट जाएगा। तो हर एक पॉइंट की वजह से क्या होगा, देखो ये पॉइंट, इसका अपोजिट ये, तो ये दोनों मिलकर भी डीबी साइन थीटा बनाएंगे। हर एक पॉइंट का, सर्कल में हर एक पॉइंट का अपोजिट मिल जाता है, तभी तो सर्कल है। तो हर एक पॉइंट का डीबी कॉस थीटा कट जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, केवल डीबी साइन थीटा की वजह से। अभी डीबी साइन थीटा किसकी वजह से, केवल और केवल एक पॉइंट की वजह से। किसकी वजह से, डीबी साइन थीटा, केवल और केवल एक पॉइंट की वजह से। तो पूरे का निकालना है तो अपने पास एक हथियार होता है जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हम डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। कंसेप्ट यही है। तो डीबी साइन थीटा का पूरे वायर के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक, कहां पे, डी दूरी पे। तो बायो सेवर्ट के नियम से करंट एलिमेंट डीएल के कारण त्रिज्या ए के किसी वृत्ताकाश पाश के बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, ये तो फॉर्मूला है, डीबी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इनटू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। दो बार पढ़ो इसको, चार, पॉज करो, 10 बार पढ़ो। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट 4 पाई इनटू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास साइन तो 90 हो गया, आपने अभी तो देखा था, मैंने बनाया था, एंगल बनाया था, 90 हो गया। तो अपने पास कितना हो गया, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई स्क्वायर। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डीबी के कारण कितना आया, इतना आया। बस सुनो, लेकिन चित्र से स्पष्ट होता है कि पूरे करंट लूप के एक्सिस के लंबवत एलिमेंट डीबी कॉस थीटा निरस्त हो जाते हैं, एक्सिस के अनुदिश एलिमेंट जो उसको आगे को खींच रहे हैं डीबी साइन थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं। तो करंट लूप के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश होगा, इसका मान कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीबी साइन थीटा के इंटीग्रल के बराबर होगा। यहाँ पे डीवी की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी साइन थीटा की वजह से होता है, लेकिन वो डीबी कितना है, वो म्यू नॉट 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट किया इंटू साइन थीटा, आपके पास क्या करोगे, फॉर्मूले में है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा, बताओ। तो यहाँ पे a बाई आर, तो यहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे, a बाई आर। ठीक, ओके, म्यू ये पूरा का पूरा सेम है। और कुछ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आर क्या है अपने पास, आर क्या है, पूरा का पूरा हाइपोटेनियस है। आर की वैल्यू कितनी होगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो यहीं से निकाल रहा हूँ सारी की सारी चीज, बस ये वैल्यू पुट करो, काम खत्म हो गया अपने पास। ए बाई आर, ये आर क्यूब हो गया, आर क्यूब की वैल्यू कितनी रख दी आपने, आर क्यूब की वैल्यू अभी रखेंगे चलो। और यहाँ पे अब साइन थीटा की वैल्यू आपने रख दी, बचा कितना, डीएल। डीएल का इंटीग्रल यानी डीएल स्मॉल एलिमेंट ऑफ आर, पूरे के पूरे का क्या होता है, 2 पाई आर यानी 2 पाई ए हो जाएगा। तो कितना हो गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपने रखी तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास बच गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक, विशेष स्थिति में
अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सेंटर उसके एक्सिस पे बात करें तो पूरा का पूरा डी को 0 कर दो, तो यही हमें निकालना था कि डी इज इक्वल टू कितना, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 0 रखो, 4 म्यू नॉट इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई ए क्यूब। एन कहाँ से आया? हाँ, अगर से एक वायर, अगर हमने एक वायर के लिए किया तो एक एन से मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीपल वायर हो जाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a। एन कहां से आएगा? अगर दो वायर दे देता तो वो रख लेना। ए क्या है? वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक बार मैं बेसिक विषय आपको दोबारा से बता देता हूँ। बेसिकली अपने पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है पूरे वायर के कारण, वो केवल और केवल डीबी साइन थीटा की वजह से है। किसकी वजह से? डीबी साइन थीटा की वजह से। इंटीग्रल डीबी साइन थीटा, डीबी की वैल्यू कितनी है अपने पास? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा है। चलो मेरे को एक चीज बताओ, साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू ए बाई आर। ठीक, अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल इंटू ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन, 4 पाई कॉमन, मतलब कांस्टेंट है, आई करंट भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है, केवल और केवल डीएल बदलेगा क्योंकि डीएल पूरे वायर का होगा फिर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू, डीएल क्यों ले लिया हमने? डीएल को हम क्या करेंगे? बाहर ही रखेंगे, आई, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटीग्रल डीए डीएल। डीएल बोले तो इंटीग्रल डीएल बोले तो पूरे वायर की वजह से 2 पाई ए, 2 पाई ए रखो तो अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, इंटू आई इंटू ए इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आर क्या था हमारे पास? जो डिस्टेंस था वो डी के बराबर था, तो इसको भी अपन डी रख लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं? ठीक है, यही तो गलती हो जाती है बेटा। आप लोग सोचते हो आर और डी सेम है, आर क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। तो आर मैंने इसीलिए किया था, वो आर क्यूब ही रहेगा। कुछ कुछ बच्चे करते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो चीज आप करते हो तो वो चीज हमें पता है क्योंकि हम भी करते थे, ठीक है। तो अपने पास आर क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई को मैं क्या लिख देता हूँ? कांस्टेंट लिख देता हूँ। 2 पाई सबको के लिख देता हूँ, और सब कांस्टेंट है अभी के लिए के लिख लेते हैं। आई को मैं आई लिखता हूँ, ए स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर सेंटर की बात करूं, अगर मैं बात करूं एट सेंटर, तो सेंटर पे बेटा जो डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस दी है वो 0 हो जाने का, तो अपने पास 3/2 अभी नहीं आएगी वैल्यू, खाली 3 आएगी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? के आई ए स्क्वायर डी 0 ए की पावर 3/2, ए की पावर 3/2, ठीक। ए स्क्वायर से कितना काट सकते हो? क्यूब, ए कितना होता है? ए क्यूब और ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए स्क्वायर, ए, ठीक है। ए की पावर कितना लिख सकते हैं हम? आर क्यूब था पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा कितना था बेटा? आर क्यूब था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब डी को हमने 0 कर दिया, डी को हमने 0 कर दिया, तो ए की पावर 3/2, सॉरी 3/2, ठीक है। आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 3/2 ही थी। कैसे आया था मैं बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू अपने पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2 आती है, ठीक है। मैंने लिखा भी था वहां पे 3/2, आदत है ना, 3/2 ही है। तो अगर मैं 3/2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अगर मैं 3/2 को टी को 0 रख देता हूँ तो ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, तो ए बचेगा केवल और केवल क्यूब, ठीक है। ओके, तो क्यूब से एक कट जाएगा तो अपने पास बच जाएगा के आई ए ऊपर नहीं बचेगा, डिवाइडेड बाई ए। अब के की वैल्यू रखोगे तो 2 पाई है, 2 पाई
तो के की वैल्यू आप रखोगे, जो भी कांस्टेंट मारा था ये 2 से 2 पाई कट जाएगा, नीचे केवल 2 पाई बचेगा, ठीक है। म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आपका आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर आई डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ गए सेंटर के लिए, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो जो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे, इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे अपना, ठीक है। और यहाँ पे एक एन के लिए भी लिख देते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स वो हो तो। अभी एग्जाम में जब पूछे ना, जब तक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तब तक लिखने का नहीं। चलिए अब लास्ट देखो, अभी 2 ही पार्ट हुए, इसका तीसरा पार्ट क्या बोलना चाहता है, तीसरा पार्ट आपसे बोलना चाहता है क्या, कि तीसरा पार्ट आपसे बोलना चाहता है, क्वेश्चन का भी तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, छोड़ना मत। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट लूप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, करंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, कैसे बनता है, देखिए आइए। तो हर एक डीएल एलिमेंट बनो, तो अगर जहां जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वहां से हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो हर एक पॉइंट पे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा गोल 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 गोल, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब सेंटर की बात करेंगे, ये इस करंट की वजह से यहाँ पे अंदर की ओर जाएगा और इस करंट की वजह से यहाँ से बाहर की ओर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। साइड पे ऐसा कुछ नहीं होता, अपोजिट एंड थोड़ा सा दूर होते हैं, तो यहाँ पे चारों तरफ से अपोजिट एंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बीच में एक मैग्नेटिक की तरह काम करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनता है आपका 5 नंबर का, आपको जैसे अटेम्प्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, गैल्वेनोमीटर का तो बहुत दीवाना है एग्जाम सीबीएसई, ठीक है। क्या बोला है, with the help of label diagram explain the principle of working of moving coil galvanometer। क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट पढ़ना, ज्यादा कहानी भी नहीं लिखनी है अपने को। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल लिखना है गैल्वेनोमीटर के लिए। राइट द पर्पस ऑफ यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा पार्ट सॉफ्ट आयरन कोर इन इट, ठीक। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। नामांकित आरेख की सहायता से किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कार्यविधि का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इनमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का और नम लोहे क्रोड का उपयोग करने का उद्देश्य लिखिए। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो कैसे, पहले तो डायग्राम आप देख लो। 2 परमानेंट मैग्नेट लगा दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए मैग्नेट, उनके बीच में एक क्या कर देते हैं, लूप लगा देते हैं। लूप को रोकने के लिए क्या कर देते हैं, कॉइल लगा दिया आपने, उसको रोकने के लिए आपने एक सॉफ्ट कोर आयरन बीच में लगा देते हैं। परमानेंट मैग्नेट होता है। अब क्या होता है, मीडियम, अब इस क्या बोलते हैं, इसे लूप में आप क्या करते हो, करंट फ्लो करते हो। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है, टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क उस पे क्या होता है, सीधा बंधा होता है, एक पॉइंटर, पॉइंटर स्केल पे ऐसा मूव करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, देखने में बहुत प्यारा होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए करंट कैरिंग लूप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर बल कार्य करता है, तो उसमें एक टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क क्या होता है, उसको घुमाने की कोशिश करता है, तो ऐसा घूमने की कोशिश करता है, तो आप उस पर स्प्रिंग भी लगा के रखते हो, याद रखना है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग अगर मैक्सिमम घूम जाता है तो फिर वो अपोजिट मारता है, ठीक है। तो वर्किंग क्या है, जब करंट लूप से होकर गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू NIAB। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हो सकते हैं। आई करंट, ए उसका एरिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है, जिससे लूप घूमने लगती है, अब उसको चक्कर आने लगते हैं, और उससे जुड़ा पॉइंटर स्केल पर डेविएट हो जाता है। जैसे ही लूप घूमती है, स्प्रिंग एक अपोजिट रिस्टोरिंग टॉर्क के फाइव उत्पन्न करता है, यानी जितना टॉर्क उतना उसको, जितना टॉर्क उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि स्प्रिंग को भी तो मिला है वो टॉर्क घूमने के लिए। वो लूप ऐसे घूमा तो उसके साथ की स्प्रिंग में भी उतना ही घुमा हुआ है, तो उतना ही एक रिस्टोरिंग टॉर्क को डेवलप करेगा, जिससे वो वापस ले जाएगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, जो डिफ्लेक्ट करता है, और रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम बेसिकली लिखते हैं NIAB इज इक्वल टू K5। क्या लिखते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला, NIAB इज इक्वल टू K5। के क्या है, मटेरियल कांस्टेंट होता है। अब स्प्रिंग कैसी है, मजबूत है, क्या है, ठीक है। तो आई आपका सीधे सीधे निकल जाता है यहां से K5, K बाई एन कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, करंट आपका कांस्टेंट है, लेट अस से एरिया आपका कांस्टेंट है, लेट अस से ठीक है, करंट तो वही छोड़ दिया आपने,
एन आपका कांस्टेंट है, एरिया आपका कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। पूरी की पूरी एक कांस्टेंट धनराशि अपने पास आ गई, जिनको अब आगे नहीं छेड़ना, फिक्स डिपॉजिट हो गया, बचा अपने पास 5। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, अर्थात लूप में डिफ्लेक्शन 5 इलेक्ट्रिक करंट I के प्रोपोर्शनल होता है। इतना सही है, रट डालो। अगर ये पूछता है तो केवल इतना ही लिखना है, क्योंकि इसमें उस क्वेश्चन में भी दो पार्ट और हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्यों यूज किया जाता है। तो बेसिकली पर्पस ऑफ यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, बेसिकली हमने देखा जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू NI/AV साइन थीटा। यहाँ पे एक चीज हमें दिखती है कि थीटा आ जाता है, और थीटा साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा। 90 से कम होगा, थीटा की वैल्यू कम होगी, साइन थीटा की ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, जिसकी वजह से आपका गुणा वाला जो कांस्टेंट है एक टर्म है वो कम हो जाएगा। अगर 2 की जगह 3 से गुणा करो, 3 की जगह 2 से गुणा करोगे तो वैल्यू टॉर्क कम आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, थीटा क्या होता है 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम हो जाएगा, इसीलिए हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए होता है। तो इसलिए हम मैक्सिमम टॉर्क से क्या होता है, अपने पास अच्छी रीडिंग मिलती है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें टॉर्क हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। रेडियल मतलब 90 डिग्री पे, रेडियल मतलब 90 डिग्री पे। अब मैथ में भी इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, रेडियस मतलब हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है। दूसरा, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि ये फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। क्या करता है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख के आना। ठीक है, अब उसका दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की। डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, गिव रीजन। अभी नहीं आया होगा कुछ समझ में, बात करूंगे। ये अब मिलके पूरा 5 नंबर का बना है, क्योंकि आप एक ही में पूरा मत लिखने लग जाना। गैल्वेनोमीटर आता है तो, अगर दूसरा पार्ट आता है तो जितना पूछा गया है केवल उतना ही आंसर लिखो। तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी वह मात्रा बताती है जो यूनिट करंट से कितना डिफ्लेक्शन थीटा उत्पन्न होता है। सेंसिटिविटी का एक मतलब होता है, देखो गैल्वेनोमीटर का अपना इस्तेमाल है कुछ मेजर करने के लिए, जो भी है करंट मेजर करने के लिए। अभी हम मान लेते हैं कुछ मेजर करना है, मेजर करने के लिए उसके पॉइंटर को हिलना पड़ेगा। वो पॉइंटर किससे हिलता है, अगर कुछ इनपुट दोगे आप, हल्का सा इनपुट दिया और तब भी पॉइंटर हिला, आपको रीडिंग दिखाई तो अच्छा है, सेंसिटिव है। हल्का सा एक्सीलेटर दिया, गाड़ी सुई भागी तो सेंसिटिव है, हल्का सा इनपुट भागी। अगर बहुत ज्यादा इनपुट देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा करंट देना पड़ रहा है, तब जाके आपका क्या कर रहा है, वो हिल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत लेट में आपका वो डेवलप हुआ, टॉर्क क्या हुआ उसमें डेवलप हुआ। तो यानी स्टार्टिंग में अगर कुछ झूं झां करंट आ रहा है तो मेजर ही नहीं कर पा रहा है, अगर कोई चीज झटके से आ रही है तो हमें सेंसिटिव चाहिए, यानी जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। करंट सेंसिटिविटी को हम थीटा बाई आई, यानी करंट बाई, मतलब पर यूनिट डिग्री करंट, पर यूनिट करंट की वजह से कितना थीटा डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है, उसी को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। थोड़ा सा करंट कितना डिफ्लेक्शन, हल्के से करंट में भी अच्छा खासा डिफ्लेक्शन तो ज्यादा सेंसिटिव है। इसको हम NAB/KB लिख सकते हैं, स्मॉल। ठीक है, लेकिन करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने पर कॉइल टर्न्स या वायर की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, जिससे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G बढ़ता है। अब करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे किसके बराबर है, NBA/K, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो या एरिया बढ़ा दो। तो इनमें से कोई भी चीज बढ़ा रहे हो तो आपका सेंसिटिविटी बढ़ रही है, क्योंकि इन चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो अगर इनमें से मेरे को क्या करना है, कॉइल के टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, तो ये सारे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ टर्न की वजह से वायर आता है तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी होती है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब चूंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी पर यूनिट वोल्टेज के लिए आपको कितना डिफ्लेक्शन मिला इसको कहते हैं, और V किसके बराबर होता है, IG के बराबर होता है। तो इसलिए G बढ़ने पर आवश्यक वोल्टेज भी बढ़ जाता है, इसलिए करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ना आवश्यक नहीं है। सिंपल सा इतना ही लिख के आना, क्योंकि G बढ़ने पर, रेजिस्टेंस G बढ़ने पर आवश्यक वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बढ़ता है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ता है, बढ़ता है कभी कभी। ठीक, तो ये पूरी कहानी है, तब जाके आपको पूरे 5 नंबर मिलने के। डायग्राम के नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर डायग्राम नहीं बना के आए हो, कुछ भी कहानी लिख दोगे तो नंबर मिलना इतना, जैसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और डायग्राम के बेस्ड है तो 1 नंबर डायग्राम का मिलता है और 1 नंबर जितनी भी आपने कथा कहानी लिखी है। तो याद रखना, डायग्राम बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी आंखों में बसा लो कुछ समय के लिए डायग्राम, फिर बाद में भूल जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा है,
टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन भी गलत पढ़ लिया आता भी है फिर भी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। और एक बार में आंखें खोल के, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कर कंडक्टर्स कैरिंग करंट, तो लंबे पैरेलल है उनमें करंट बह रहा है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, पे एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, हमें पता है, लेकिन क्यों बात करेंगे। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। आप डेरिवेशन हमेशा क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन वाला पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने तभी बोला करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, और एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्स, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसा है, तीनों पॉइंट लिखना है। एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का पूरा, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन थर्ड वाला। हर एक पॉइंट के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको कहानी कथा कहानी लिखनी पड़ेगी। यानी दो धारावाही लंबे सीधे समांतर एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, क्यों करते हैं ये पूछा है। दो धारावाही लंबे सीधे समांतर चालक जिनमें विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है के बीच उनकी प्रति एकांक लंबाई पर बल के लिए व्यंजक उत्पन्न करो। इन दोनों चालकों के बीच बल की प्रकृति की भी व्याख्या करो। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो वाई का आंसर दो। वाई का आंसर बेसिकली क्या होता है, हमको यही चीज बायो सेवर ने बता दी कि क्या होता है, करंट कैरिंग वायर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो केवल इतना ही तो नॉलेज जरूरी है अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो, वाई वाला। तो प्रत्येक कैसे लिखोगे, सजा के लिख दो। कैसे लिख सकते हो, प्रत्येक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई घुसेगा तो फोर्स लगाएगा। दूसरा कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होने के कारण उस पर मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस फोर्स लगाता है। इसी कारण दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सिंपल सी बात है, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना तो दूसरे में भी अगर करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बना। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को परेशान करता है, दूसरे का पहले। नेचर तो सेम है, मेरे अंदर ईगो, मेरे सामने वाले के अंदर, मेरे ईगो के अंदर कोई आया तो मैं बताऊंगा उसको, और उसका भी ईगो, मैं उसके ईगो के अंदर चले गया तो, समझ गए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डेरिवेशन की। अब फटाफट निपटाएंगे इसको, टेंशन ना लो, बहुत इजी है। एक वायर लिया, ठीक है, क्या आना चाहिए, एक राइट हैंड रूल आना चाहिए। एक वायर ऐसा ले लो, एक वायर ऐसा लो। करंट के डायरेक्शन में आपने अंगूठे को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अंगुली जहां को घुमाओगे उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या बोला इसने, जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें ऊपर की ओर, लेटर से इसमें नीचे की ओर। तो इसमें ऊपर की ओर, तो इसमें इसकी वजह से इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके डायरेक्शन अंदर की ओर। इसमें नीचे की ओर, यहाँ पे उल्टा मारोगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पे कहाँ को बनेगा, इसमें भी अंदर की ओर। तो अंदर को क्रॉस से, बाहर की ओर डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस पे एक, इसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, लेटर से वायर 1 है तो इसकी वजह से B1 और इसकी वजह से B2। ये तो सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। तो एक ये फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की वजह से अपोजिट होती है। आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिपल्सन। निकाल सकते हो इस फोर्स को। मान के चलो ये वायर में करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, अपना फोर्स बाहर की ओर, ये करंट, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये करंट, ये थप्पड़ कहाँ से लगता है, यहाँ से, तो फोर्स यहाँ से लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, ठीक। ये फोर्स बाहर की ओर, सॉरी फॉर दैट, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 जो बनेगा उसके लिए सिंपल से आपके पास म्यू, क्या वायर की वजह से म्यू नॉट I बाई 2πr होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना। वहां पे हमने सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे पढ़ा था, वहां पे म्यू नॉट I बाई 2a था, यहाँ पे 2πa हो जा रहा है, यानी 2πr हो जा रहा है, ठीक है। अब ये B1 कंडक्टर RS में करंट I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। कंडक्टर RS में करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B1 की वजह से। तो फोर्स होता है IBL साइन थीटा। कितना करंट, इसकी बात कर रहे हैं इसकी, इसमें करंट फ्लो किया I2, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना, B1 की वजह से। तो IBL साइन थीटा अपने पास फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये तो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, IBL साइन थीटा। एंगल कितना, 90 डिग्री का, ये तो सिंपल है, आपको दिख रहा है चीजें। तो I2 की B की वैल्यू कितनी, B1 किसकी वजह से बन रहा है, I1 की करंट की वजह से। तो म्यू नॉट I बाई 2πr में एक दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें I1 आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, एक दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें I1 आ जाता है, ठीक है। ओके, मेरी बात को समझ लो इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके। यहाँ पे अपने पास एक I1 आ जाता है, तो जो टोटल फॉर्मूला आएगा एक RS जो लगेगा
म्यू नॉट इंटू I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, दोनों का करंट इन्वॉल्व हो गया। वहीं पे इसी प्रकार एफ क्यू पी पे भी निकालोगे तो यही आएगा, I1 I2 सेम आएगा, म्यू नॉट 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 L डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 पाई जो है डायरेक्शन के अपोजिट, तो एफ क्यू पी किसके बराबर होगा, इसके डायरेक्शन के अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, सेम फोर्स लग रहा है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के लिए पर यूनिट लेंथ, यानी इसमें जो एल आ रहा है, इस फोर्स को एल से डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पे एफ बाई एल अगर मैं लिख देता हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास म्यू नॉट बचेगा, I1 बचेगा, I2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर बचेगा। अब ये जो फॉर्मूला है दोनों के लिए सेम हो जा रहा है, अगर दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि दोनों में करंट I1 I2 है। अगर दोनों में करंट भी सेम हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, एफ बाई एल इंटू म्यू नॉट I1 I2 न्यूटन पर मीटर, I1 I2 बराबर है तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट फोर्स पर यूनिट लेंथ I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ पूछा है, बिल्कुल नहीं पूछा है, ठीक है। फिर उसमें देखो, मैं तभी कहता हूँ क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। क्यों मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बात करता हूँ पूरी की पूरी, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है उसमें एक लास्ट में एक और लाइन ऐड करना जरूरी है, 1 नंबर की लाइन है पूरी की पूरी। फोर्स का नेचर कैसा है, तो फोर्स का नेचर बेटा कैसा है, रिपल्सिव है। कैसा है फोर्स का नेचर बेटा, रिपल्सिव है, ठीक है। ओके ठीक है, तो फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव है। 1 नंबर काट लेगा एग्जाम में अगर ये नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे अगर मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं बेटा, ध्यान से देखो, इसका 1 नंबर, डायग्राम का 1 नंबर, इस पूरी थ्योरी का 1 नंबर और इसका 1 नंबर, समझ रहे हो, 3 का 3 नंबर आए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द नेचर, अच्छा ये पूरा 3 ही नंबर का है, देखो 1 1 1 3 नंबर। सबसे पहला, अरे भाई ऐसा नहीं है, सबसे पहला 1 नंबर किसका, फोर्स किसकी वजह से आता है, तो आपको पता है दोनों में करंट फ्लो करता है। दूसरा नंबर डायग्राम का, थोड़ा बहुत ये थ्योरी का, तीसरा नंबर इसका, यानी इस पूरे का मिला के आपको 2 नंबर मिलेगा, समझ रहे हो। तो इतना सा ज्यादा कहानी कथा वार्नी भी नहीं लिखनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तीनों को कम से कम एक एक अपने पास एक लॉ होता है कि 3 बार देख के लिखो, 2 बार बिना देखे लिखो, ठीक है। 3 बार देख के लिखो, 2 बार बिना देखे लिखो, 5 बार लिख लो, अभी ताजा ताजा याद हो जाएंगे तीनों डेरिवेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस फ्यूचर ऑफ यू फॉर यू। बाय बाय, मिलते हैं आपको बाय नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।